हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल सी ए ड्रीमर्स। आज हम बात करेंगे अबाउट ऑडिट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिजर्व्स। इसको हम अदर इक्विटी भी कहते हैं। तो रिजर्व्स का क्या मीनिंग होता है? रिजर्व्स आर अमाउंट एप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व वो अमाउंट होते हैं जो प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएट कर लिए जाते हैं, प्रॉफिट में से एलोकेट किए जाते हैं, विच आर नॉट इंक्लूडेड टू मीट एनी लायबिलिटी, contingency, commitment or diminution in the value of assets known to exist at the date of balance sheet। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे कि अगर हम कोई प्रोविज़न बनाते हैं तो प्रोविज़न हम किसी एसेट के अगेंस्ट में बना रहे होते हैं। मतलब हम किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए वो प्रोविज़न बना रहे होते हैं कि हम उस प्रोविज़न को इस पर्पस से यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हमने अपने फर्नीचर एंड फिक्सचर के अगेंस्ट में प्रोविज़न बनाया तो वो प्रोविज़न को हम जब फर्नीचर एंड फिक्सचर की जो यूज़फुल लाइफ है, जब उसकी वो यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाएगी, जब हम फर्नीचर और फिक्सचर को जो हम नया फर्नीचर और फिक्सचर परचेज करेंगे तो हम जो प्रोविज़न में हमने अमाउंट एक्यूमुलेट कर रखा है उस अमाउंट को यूज़ कर लेंगे। पर रिजर्व्स का ऐसा कोई पार्टिकुलर पर्पस नहीं होता है कि हमें रिजर्व्स को इस पार्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ करना है। रिजर्व्स ना हमारी कोई लायबिलिटी होती है, ना हमारी कोई लायबिलिटी को मीट आउट करने के लिए होता है, ना ही किसी कंटिजेंसी को, ना ही किसी कमिटमेंट को, ना ही किसी एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए होता है। रिजर्व बस एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, जो हमारा टोटल प्रॉफिट होता है उसमें से एक फंड को हम अलग से कलेक्ट करते रहते हैं किसी भी मतलब फ्यूचर यूज़ के लिए, पर उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है कि हमें इसी पर्पस के लिए उस फंड को यूज़ करना है। रिजर्व्स आर मेड अप ऑफ अमाउंट एप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व बनाए जाते हैं जो प्रॉफिट में से अमाउंट हम एप्रोप्रिएट कर लेते हैं, जो प्रॉफिट में से अमाउंट को हम एक थोड़ा सा अमाउंट अलग से कलेक्ट कर लेते हैं, उसमें से रिजर्व बनाए जाते हैं। हेल्ड फॉर इक्वलाइजिंग द डिविडेंड ऑफ द कंपनी फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। जो डिविडेंड होते हैं कंपनी के एक पीरियड में और दूसरे पीरियड में, उसको इक्वलाइज करने के लिए, यानी कि डिविडेंड के इक्वलाइजेशन के लिए रिजर्व्स का यूज़ होता है। और फॉर फाइनेंसिंग द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, या फिर कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए, कंपनी को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए रिजर्व्स को हम यूज़ करते हैं। और फॉर जनरली स्ट्रेंथिंग द कंपनी फाइनेंशियली, या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, और ज़्यादा मैच्योर करने के लिए हम रिजर्व्स का यूज़ करते हैं। मतलब रिजर्व का ऐसा कोई पार्टिकुलर यूज़ नहीं होता है। बेसिकली कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करने के लिए, या फिर कंपनी का एक्सपेंशन करने के लिए, वो भी एक कंपनी की ग्रोथ में ही काम आएगा, कंपनी का एक्सपेंशन करने के लिए, या फिर डिविडेंड को इक्वलाइज करने के लिए फ्रॉम वन पीरियड टू द अनदर। इन सब पर्पजेस के लिए हम रिजर्व्स का यूज़ करते हैं, जो कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट में से हम रिजर्व्स को बनाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। प्रोविजंस Provisions are amount charged against revenue to provide for depreciation, renewal or diminution in the value of asset or a known liability, the amount of which cannot be determined with substantial accuracy or a claim which is disputed। मतलब क्या हुआ इसका कि जो प्रोविज़न है वो एक चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू होता है, यानी कि रेवेन्यू मतलब जो हमारा टोटल कलेक्शन है उसके अगेंस्ट में एक चार्ज होता है, यानी कि उस कलेक्शन को हम कम कर रहे होते हैं। क्या करने के लिए? या तो एसेट की वैल्यू को डिमिनिश करने के लिए, यानी कि कम करने के लिए, या फिर उसको रिन्यूअल के लिए, यानी कि जो हमें एसेट है वो जब उसकी स्क्रैप हो जाएगी, वो एसेट जब वो एसेट बेकार हो जाएगी तो फिर उस एसेट को हमें रिन्यू करना होगा, यानी कि वो एसेट हमें दोबारा खरीदनी होगी। तो उस एसेट के लिए हम अलग से एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक प्रोविज़न बना के रखते हैं कि उस प्रोविज़न का हम यूज़ करेंगे जब भी हमें वो एसेट खरीदनी होगी आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो फिर या तो नई एसेट खरीदने के लिए, या फिर उस एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए, उस एसेट को अपनी एक्चुअल कॉस्ट पर दिखाने के लिए, या फिर किसी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। जैसा कि आपने एक प्रोविज़न का नाम सुना होगा, प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। तो अगर हमारी कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है तो उसके लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं, जिससे कि हमें जब भी वो लायबिलिटी पे ऑफ करनी होगी तो हम उस प्रोविज़न का यूज़ करेंगे, जो कि हमने उस लायबिलिटी के अगेंस्ट में बना रखा है। जो हमने अपने प्रॉफिट्स में से, अपने टोटल रेवेन्यू में से अमाउंट चार्ज किया है, उसका हम यूज़ करेंगे उस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो प्रोविज़न होता है उसका एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है कि हमने किस पर्पज़ से उस प्रोविज़न को यूज़ करना है। और अ क्लेम विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विथ सब्सटेंशियल एक्यूरेसी, मतलब प्रोविज़न हमें पता नहीं होता है कि हम कितना प्रोविज़न चाहिए होगा। जैसे कि आज हमने मान लो कि 10 लाख का प्रोविज़न बना रखा है, मतलब हमने किसी एसेट के अगेंस्ट में हम रोज हर साल 1-1 लाख रुपए हम उसमें डेबिट करते हैं, इस उससे कि हमें 10 साल बाद एक 10 लाख रुपए की एसेट परचेज करनी है। पर क्या हम ये विथ सब्सटेंशियल एक्यूरेसी कह सकते हैं कि वो एसेट हमें 10 साल बाद 10 लाख रुपए की ही मिलेगी?
नहीं कह सकते हैं। या फिर हमें जो लायबिलिटी पे ऑफ करनी है वो हमें उतनी ही पे ऑफ करनी पड़े, हो सकता है कम करनी पड़े, हो सकता है ज़्यादा करनी पड़े। तो कोई एक्यूरेसी नहीं होती है, कोई 100% श्योरमेंट नहीं होती कि हमें कितना प्रोविज़न चाहिए होगा। बस एक एंटिसिपेशन के बेसिस पर हम एक पार्टिकुलर परसेंटेज को चार्ज करते हैं किसी भी एसेट के अगेंस्ट में या किसी भी लायबिलिटी के अगेंस्ट में टू मीट द फ्यूचर नीड्स। और अ क्लेम विच इज़ डिस्प्यूटेड, या फिर जो क्लेम हमें डिस्प्यूट करना है, जो क्लेम हमें देना पड़ेगा वो कितना होगा, इसकी कोई सब्सटेंशियल एक्यूरेसी नहीं है। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट, जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करा जाता है यानी कि दिया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट्स में से टू मेक गुड द डिमिनिशन इन द एसेट, एसेट्स की वैल्यू में डिमिनिश करने के लिए, एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए, ड्यू टू द फैक्ट दैट सम ऑफ देम हैव बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, इस फैक्ट को जानते हुए कि उसमें से कुछ एसेट डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी या फिर लॉस्ट हो जाएगी, यानी कि धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी वैल्यू कम होती रहेगी, उसकी जो कॉस्ट है वो कम होती रहेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ सम नेचुरल कैलेमिटी, या तो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से वो एसेट हमारी ख़राब हो सकती है, लॉस्ट हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, या फिर डेट्स हैव प्रूव्ड टू बी इररिकवरेबल और ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज प्रोविजन, या फिर जो इररिकवरेबल डेट्स होती हैं यानी कि डेटर के अगेंस्ट में भी हम प्रोविज़न बनाते हैं। तो ये सब प्रोविजंस होते हैं जो कि नोन होते हैं कि हमें बनाने हैं और किस पर्पज़ से बनाने हैं, पर ये नोन नहीं होता है कि हमें कितने प्रोविज़न की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक अनसर्टेन फिगर पर हम एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करते हैं फ्रॉम द रेवेन्यू, जो कि एक फ्यूचर नीड को मीट आउट करने के लिए होता है। वो फ्यूचर नीड हमारी एसेट के लिए भी हो सकती है, किसी लायबिलिटी के लिए भी हो सकती है, या फिर किसी इररिकवरेबल अमाउंट के लिए भी हो सकती है। हम उसके लिए भी प्रोविज़न बनाते हैं, अपने डेटर्स के अगेंस्ट में प्रोविज़न बनाते हैं कि कल को अगर इन डेटर्स ने हमें पैसा नहीं दिया, अगर वो पैसा रिकवर नहीं हुआ, तो हम उस प्रोविज़न में से एटलीस्ट उस फंड को एकम्प्लिश कर सकते हैं, उस फंड को हम यूज़ कर सकते हैं। एकदम से जो हमारी कंपनी है, जो हमारी एंटिटी है, उसमें कैश क्राइसिस नहीं होगी। प्रोविजंस आर नॉर्मली चार्ज्ड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में नॉर्मली प्रोविजंस को चार्ज किया जाता है बिफोर अराइविंग एट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के अमाउंट पर अराइव करने से पहले। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि प्रॉफिट या लॉस, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो या लॉस होगा, तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो उससे पहले ही हम प्रोविज़न को चार्ज करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रोविज़न चार्ज करने से वो प्रॉफिट कम हो जाता है, और अगर लॉस होगा तो लॉस बढ़ जाता है। अब एक डिफरेंस दे रखा है बाय वे ऑफ अ चार्ट। आई होप दिस विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। रिजर्व क्या होता है? इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व एक एप्रोप्रिएशन ऑफ, देखिए एप्रोप्रिएशन में और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एप्रोप्रिएशन हम, जैसे कि हमारा टोटल प्रॉफिट है ये, तो इसमें से हमने इतना पार्ट रख दिया, तो इसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहेंगे कि ये हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, कि है तो वो हमारा प्रॉफिट ही, पर एक हमने अलग से उसको फंड को रख दिया कि हम किसी फ्यूचर या तो कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए या फिर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ करेंगे। तो होता तो वो प्रॉफिट ही है, बस एक एप्रोप्रिएशन होता है कि उसकी एक निश्चित अमाउंट को अलग कर दिया जाता है, तो उसको कहते हो तो हम प्रॉफिट ही हैं। रिजर्व को हम अदर इक्विटी भी कहते हैं। और जो प्रोविज़न होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि प्रॉफिट में से इतना, अगर ये हमारा टोटल प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में से इतना अमाउंट को अलग कर ही दिया किसी एक पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए, कि इस अमाउंट को तो हम इस पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए ही यूज़ करेंगे, इसको कहीं और यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो रिजर्व जो होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, वेयर एज जो प्रोविज़न होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। रिजर्व दे आर नॉट इंटेंडेड टू मीट एनी लायबिलिटी। रिजर्व का कोई पार्टिकुलर पर्पस नहीं होता है कि वो किसी लायबिलिटी को मीट आउट करेंगे, किसी कंटिजेंसी को मीट आउट करेंगे या किसी एसेट की वैल्यू को डिमिनिश करेंगे। दो मे बी मेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, हालांकि ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जा सकता है, लाइक रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के लिए रिजर्व बना सकते हैं, लेकिन इन जनरल उसका कोई पार्टिकुलर पर्पस नहीं होता है जैसा कि प्रोविज़न का होता है। मतलब प्रोविज़न तो एक इंटेंशन से ही बनाया जाता है कि हमने इस इंटेंशन से प्रोविज़न बनाया है और उस प्रोविज़न को उस पार्टिकुलर इंटेंशन के लिए ही यूज़ करा जाएगा। पर रिजर्व को बनाते टाइम ऐसा कोई पार्टिकुलर इंटेंशन नहीं होता है, जबकि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के केस में हम रिजर्व बना सकते हैं, एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए बना सकते हैं, लेकिन और किसी केस के लिए हम रिजर्व को ऐसा कोई पार्टिकुलर पर्पस से नहीं बना। आई होप दिस इज क्लियर। दे आर मेड टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविज़न जो होता है वो डेप्रिसिएशन के लिए बनाया जा सकता है, रिन्यूअल के लिए या फिर किसी नॉन लायबिलिटी या डिस्प्यूटेड क्लेम के लिए बनाया जा सकता है। मतलब प्रोविज़न बनाने से पहले हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होता है अपने माइंड में कि हम किस पर्पज़ से प्रोविज़न बनाने वाले हैं। रिजर्व कैन नॉट बी क्रिएटेड अनलेस देयर इज अ प्रॉफिट
एक्सेप्ट अ फ्यू लाइक रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। रिजर्व नहीं बनाया जा सकता जब तक कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है। मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है किसी पार्टिकुलर ईयर में तो वो रिजर्व नहीं बना सकती, क्योंकि अभी मैंने बताया कि रिजर्व और कुछ नहीं है बल्कि प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट का बस एक नाम हम दूसरा रख देते हैं रिजर्व्स। तो रिजर्व प्रॉफिट ही होता है, बस उसको एक थोड़ा सा फंड अलग करके रख दिया जाता है जो कि किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं होता है, इसलिए उसको प्रॉफिट ही कहेंगे। तो रिजर्व जो है वो तब तक नहीं बन सकते जब तक कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व बन सकता है। क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व कैसे क्रिएट होता है, जो एसेट्स की हम वैल्यू में रिवाइज करते हैं, एसेट की अगर किसी की वैल्यू ज़्यादा हो गई है तो उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व उससे क्रिएट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व के लिए प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं होती है, पर वैसे अगर हमें कोई रिजर्व बनाना है तो उसके लिए मस्ट है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो, जबकि दे मस्ट बी क्रिएटेड वेदर ऑन देयर इज प्रॉफिट। मतलब प्रोविज़न तो हमें बनाना ही पड़ेगा चाहे कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो या नहीं हुआ हो, क्योंकि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी कहते हैं कि प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस। अगर आपको अनसर्टेनिटी लग रही है तो आप प्रोविज़न बनाइए, अगर आपको लग रहा है कि आपके डेटर्स कलेक्ट नहीं हो पाएंगे तो आप प्रोविज़न बनाइए। प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस, तो प्रोविज़न तो हमें बनाना ही पड़ेगा चाहे कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो नहीं हुआ हो। मतलब प्रोविज़न हम बना सकते हैं प्रॉफिट के केस में या प्रॉफिट नहीं हुआ है तब भी, पर रिजर्व सिर्फ तभी बन सकते हैं जब प्रॉफिट हुआ होगा। रिजर्व्स आर जनरली ऑप्शनल। रिजर्व्स ऑप्शनल होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमें रिजर्व बनाना ही है, एक्सेप्ट फ्यू वंस, सिवाय इन फ्यू रिजर्व्स के अलावा बाकी सारे रिजर्व्स ऑप्शनल होते हैं। मतलब कोई कंपनी बना भी सकती है, नहीं भी बना सकती है, लेकिन प्रोविज़न जो होते हैं वो ऑप्शनल नहीं होते हैं। मतलब अगर आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं तो आपको डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न बनाना ही बनाना है, मस्ट होता है वो। अगर आपके डेटर्स में अनसर्टेनिटी है तो आपको उसके लिए प्रोविज़न बनाना ही बनाना है। तो प्रोविज़न जो होते हैं वो ऑप्शनल नहीं होते हैं एंड हैव टू बी मेड एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उनके अकॉर्डिंग में आपको प्रोविज़न बनाना ही पड़ेगा। I hope this is clear. Now types of reserves, assertions and audit procedure of reserve and surplus we will discuss in the next video. Thank you.